हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम फर्दर फ्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम फरवरी 2023 यूजीसी नेट पेपर टू फॉरेंसिक साइंस। जैसा कि आपको पता है कि पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चंस की हम वीडियोस बना रहे हैं सो दैट आप अपने 100 क्वेश्चंस कवर कर सको। इसकी पहली वाली वीडियो में हमने 10 क्वेश्चंस इस पेपर के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा इस पूरे के पूरे पेपर के पहले हमने जून 2023 का पेपर भी डिस्कस किया है, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आई बटन पे क्लिक करके भी आप उस प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। कंपाइल्ड वीडियो पे मिल जाएगी, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके 100 तक सारी की सारी डिस्कशन एक ही वीडियो में है। अदरवाइज आप इसके 10 क्वेश्चन के ग्रुप्स पढ़ना चाहते हो तो वो भी फर्दर वीडियोज में आपको देखने को मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो विथ क्वेश्चन नंबर 11, जून 2023 पेपर टू फॉरेंसिक साइंस। 11th नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपको क्या बताया गया है, रिम्ड कार्ट्रिज। इसके सामने आपको ऑप्शन दिया है एक्सट्रैक्टर फ्लैंग दैट इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द केस। rimless cartridge, the diameter of extractor flange is immaterial. Then we have C, rebated cartridge, extractor flange diameter is same as that of the cartridge case body. Rebated cartridge, extractor flange is a larger than the diameter of cartridge. तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कुछ पॉसिबल मैचेस बताए हैं, जिसमें से एक करेक्ट ऑप्शन है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या आपके पास, जो रिम्ड कार्ट्रिज है, हम यहाँ पे कार्ट्रिजेस की बात कर रहे हैं। कार्ट्रिज क्या होते हैं, हम इसको बुलेट शेल भी बोलते हैं। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, रिम्ड हो सकते हैं, रिमलेस हो सकते हैं, रिबेटेड होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो रिम्ड कार्ट्रिज हम किससे मैच करेंगे, हम इससे मैच करेंगे फोर्थ वन से। एक्सट्रैक्टर फ्लैंग इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ द कार्ट्रिज केस। जो रिम्ड कार्ट्रिजेस होता है उसका जो एक्सट्रैक्टर फ्लैंग होता है वो लार्ज होता है, वो बड़ा होता है देन दी कार्ट्रिज केस। कैसे, आई विल ट्राई टू ड्रॉ विदाउट द राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे कि लेट्स सी, ये आपका कार्ट्रिज शेल है, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर ना बड़ा होता है, इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्टर ये यहाँ पे ऐसे देखने को मिलेगा, दिस इज द रिम, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिम्ड कार्ट्रिज। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जो एक्सट्रैक्टर फ्लैंग है इट इज लार्जर देन द डायमीटर ऑफ कार्ट्रिज केस। ये जो केस है, ये जो कार्ट्रिज केस है उसका डायमीटर कम है देन द एक्सट्रैक्टर फ्लैंग। अब ये एक्सट्रैक्टर फ्लैंग क्या है, यहीं से ही एक्सट्रैक्टर इस बुलेट शेल को होल्ड करता है, खींचता है और बाहर करता है। I hope this makes sense. Okay. Then we have rimless cartridge. Rimless cartridge को हम किससे attach करेंगे, थर्ड से। Extractor flange diameter is same as the cartridge case body. जो rimless होती है, अब rim है तो वो अलग तरीके से दिखेगी। जो रिमलेस होती है उसका सेम है ना। अब जो एक्सट्रैक्टर फ्लैंग है वो डायमीटर अब यहीं से ही पकड़ेगा। एक्सट्रैक्टर क्या करता है, इजेक्टर एक्सट्रैक्टर मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपकी बैलिस्टिक्स में। तो यहीं से ही आपका एक्सट्रैक्टर फ्लैंग होल्ड करेगा आपकी बुलेट को और बाहर करेगा। जो एक्सट्रैक्टर फ्लैंग का डायमीटर है वो सेम कार्ट्रिज केस की बॉडी के जैसे ही होगा, तभी तो रिमलेस हम बोल रहे हैं, मतलब रिम वाली हो जाती ना, रिम्ड हो जाती है अगर एक्स्ट्रा यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। तो देन वी हैव रिबेटेड कार्ट्रिज। इसको फर्स्ट से आप लिंक करोगे, एक्सट्रैक्टर फ्लैंग इज स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ द केस। जो रिबेटेड कार्ट्रिज होते हैं उनका जो एक्सट्रैक्टर फ्लैंग होता है वो छोटा होता है डायमीटर से। कैसा होता है, ऐसा। ये मैंने बनाया कार्ट्रिज और ये मैंने बनाया एक्सट्रैक्टर फ्लैंग। इट विल बी स्मॉलर देन द डायमीटर ऑफ डायमीटर ऑफ द कार्ट्रिज। रिबेटेड, एक सेकेंड, रिबेटेड कार्ट्रिज इट इज, आई थिंक इट इज रिपीटेड। मैं एक बार रीचेक कर लूंगी कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है, बट आई विल चेक। ओके, द डायमीटर ऑफ द एक्सट्रैक्टर फ्लैंग इज इमटेरियल। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक कुछ दूसरा होगा, बट फोर्थ ऑप्शन इज अटैच विद द सेकंड वन। Okay, so this is the correct option, A for 4, B 3, C 1 and D 2. अब ऑप्शन मैच कर लो। Next we have question number 12. Given below are two statements. One is labeled as assertion, another one is labeled as a reason. Assertion क्या बोल रहा है, when a crime is committed, a record is stored in the brain of the perpetrator. हाँ हाँ, मैं अगर मैंने कोई क्राइम किया है ना, तो वो चीज मेरे ब्रेन में स्टोर हो जाएगी ना। रीजन क्या है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग प्रोवाइड्स अ मीन टू साइंटिफिकली कलेक्ट एविडेंस फ्रॉम द क्राइम सीन विद द एविडेंस स्टोर्ड इन द ब्रेन
as it does not reveal brain MER जिसको फुल फॉर्म होता है मेमोरी एंड एनकोडिंग रिलेटेड मल्टी फेज इलेक्ट्रोएंसेफेलो रिस्पॉन्स और ग्राफ। तो कई बार इसका ना फुल फॉर्म भी पूछता है, ये अंडरलाइन कर लो, याद रखना MER का फुल फॉर्म। On comparing the evidence from crime scene evidence store in the brain। हाँ भाई, जो assertion reason है वो बिल्कुल करेक्ट है, और रीजन भी बिल्कुल जस्टिफाई करता है आपके असर्शन को, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, अब ऐसे समझो मैंने क्राइम किया है, मैंने तो क्राइम सीन देखा है ना, वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में स्टोर हो गया। अब जब मेरी ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग करी जाएगी तो ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में क्वेश्चन आंसर नहीं होते, बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर आपसे नहीं पूछे जाते। कैसे होता है, अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी है तो आपको अभी पता चल गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चनिंग, आई मीन क्वेश्चनिंग नहीं, इंटरोगेशन क्या होती है। आपको क्राइम सीन से रिलेटेड पिक्चर्स दिखाई जाती हैं, वीडियोस दिखाई जाती है, आपको सिर्फ देखना होता है। सो जैसे ही आप उस क्राइम सीन को दोबारा देखोगे, अगर आपके लिए वो फेमिलियर है, इफ यू नो द क्राइम सीन, इफ यू नो द एविडेंसेस, है ना। लेट्स से आपका कोई शू छूट गया है, या फिर मेरा कोई शू छूट गया, लेट्स से मेरा रबर बैंड छूट गया, या कोई भी ऐसी चीज विच इज रिलेटेड टू मी, है ना, तो वो देखते ही मेरे दिमाग से क्या हो जाएंगे, मेरे दिमाग से सिग्नल्स रिलीज हो जाएंगे, और उन्हीं सिग्नल्स को ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग कैप्चर कर लेता है, जिससे ये पता लगता है कि हाँ भाई, ये XYZ बंदा या मैं उस क्राइम सीन से फेमिलियर हूँ या नहीं। Let's move to the next question. Question number 13. The intensity of the electron beam in scanning electron microscope is controlled by diameter of the beam, electromagnetic lens, electron voltage, electron gun voltage, photomultiplier tube। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको बताना है कि जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन बीम की इन SEM मतलब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसको कंट्रोल कौन करता है। बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें उस इलेक्ट्रॉन बीम को कंट्रोल करने वाली है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ANC, डायमीटर ऑफ द बीम, इलेक्ट्रॉन गन वोल्टेज। ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ANC, right? So diameter of the beam क्या है? This is not typically a direct control parameter of the intensity of the electron beam. In a scanning electron microscope, the diameter of the beam is related to focus and resolution, but not the intensity. But resolution focus पे है, तो it somehow relates with the question. Then we have electron gun voltage. ये absolutely correct है, ये तो 100% correct है ही है। Diameter of gun beam is very supporting statement फॉर सी, इसी वजह से ANC इज द करेक्ट आंसर। जो इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज होता है, इट कंट्रोल्स द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स in the beam and it does affect the intensity. So ANC is the correct answer. Let's move to the next question, question number 14. But before moving to question number 14, one reminder that we have exclusive classes for UGC and in forensic science. So हमारे पास दो तरीके के courses है, study material course है, video lecture course है। सो इफ इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दी क्लासेस। क्या क्या आपको क्लासेस में मिलेगा, ब्रीफ यहाँ पे इस बॉक्स में लिखा हुआ है, दैट यू विल गेट वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स, PDF नोट्स, यूनिट वाइज टेस्ट। सो यूनिट वाइज टेस्ट, पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में 10 यूनिट है, यू विल गेट द यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे ऐप में। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर एस्पायरिंग फॉर अ December cycle UGC नेट पेपर टू forensic science, डू join our class, डू join our batch, एंड आप 100% हमारे बताए हुए तरीकों से पढ़ाई करोगे, हमारे नोट्स रेफर करोगे, आपको कोई भी बुक ऑफ और रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी बुक्स का, रिसर्च पेपर का क्रक्स आपको हमारे PDF नोट्स में मिलेगा। सो यू कैन easily achieve your goal, right? So join our classes. Let's move to next question. Question number 14. The correct sequence of approach in latent fingerprint examination is matching, visual examination, preservation, location development। अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं और आते हैं अब UGC नेट के पेपर में। आपको पूछेगा कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन या XYZ टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, राइट। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच फॉर लेटेंट फिंगरप्रिंट एग्जामिनेशन, सो व्हाट इज द करेक्ट approach? So here you have a lot of, I mean 4 of the options। correct option क्या है, सबसे पहले आप locate करोगे, location is the first step, then you will do the visual examination, visual examination आप करोगे, development करोगे, है ना। जो possible locations होते हैं वो क्या होते हैं, गेट के हैंडल्स, राइट, जहाँ पे पॉसिबली बंदा टच कर सकता है ऑब्जेक्ट्स को, वहां पे आप लोकेट करना चाहोगे, कोशिश करोगे। विजुअल एग्जामिनेशन करोगे, अगर डेवलपमेंट की जरूरत हो तो डेवलप करोगे, आप डेवलप कर रहे हो तो प्रिजर्वेशन की भी जरूरत है, एंड प्रिजर्वेशन के बाद आप मैचिंग करते हो तो मैचिंग
is the last step. So D, B, E, C, A is the correct ऑप्शन. देख लो कि 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर इसमें फिट बैठ रहा है एंड चूज दैट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. Corroborative use for physical evidence helps to rule out particular suspect, establish a definite identity, provides a lead to give the investigation a particular direction, support the other investigative circumstantial findings. So इसका correct answer क्या है? It supports the other investigative circumstances finding, because corroborative evidences are not responsible for the decision, right? Corroborative uses the physical evidence helps to support the strengthen the investigation, right? Physical evidences can provide additional information on verification that enhances the overall अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ केस. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सपोर्टिंग द अदर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये सपोर्टिव एविडेंस होते हैं. कोरोबोरेटिव एविडेंसेस को ना आप ऑल्सो नोन एज की जगह पे पढ़े होगे, आपने पढ़ा होगा कि सपोर्टिव एविडेंसेस होते हैं. ठीक है, लेट्स से आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आपको मिले, बट उनके अलावा भी जो साइड लाइन एविडेंसेस होते हैं जो आपके मेन एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, तो वो आपकी कोरोबोरेटिव एविडेंस हो गए. वो कोरोबोरेटिव एविडेंसेस आपके इन्वेस्टिगेशन को हेल्प करते हैं, आपके सर्कमस्टेंशियल फाइंडिंग्स को इनहांस करते हैं. अच्छा, कभी कभी क्या होता है, कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनका ना कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता, बट कोरोबोरेटिव एविडेंसेस के बेसिस पे भी डिसीजंस बनाए गए हैं एट वर्स्ट वर्स्ट केसेस. तो ये उतने यूजलेस नहीं होते हैं. दे आर ऑफ कोर्स सपोर्टिंग, बट in the absence of main legit evidences, we also use multiples of corroborative evidence that create an impact. ठीक है, एक दो corroborative evidence से हम नहीं कर सकते decision making, but still अगर आपको 15-20 corroborative evidence मिल रहा है, 10 मिल रहा है, तो of course we will make the decision. Question number 16. Which of the following tire marks occur when rotating and turning the tire takes place at the same time? टर्निंग ऑफ द टायर, रोटेटिंग ऑफ द टायर अगर होती है तो आपको योर मार्क्स मिलता है. योर मार्क्स, ठीक है. योर मार्क्स ऑकर व्हेन बोथ रोटेटिंग एंड टर्निंग of tire takes place simultaneously. They are often seen in the situation where a vehicle is making a turn while tires are rotating. जब कभी कभी देखना, आप जब गाड़ी चला रहे होते हैं, सडनली आप ब्रेक लगाते हो और मूव कर रहे होते हैं, सडनली ब्रेक नहीं लगाते तो ऑफकोर्स स्किड आपको दिखती है, स्किड मार्क आपको दिखती है. अदरवाइज अगर आप ऐसे जब गाड़ी मोड़ रहे होते हो, ठीक है, तो आपने स्पीड स्लो भी नहीं करी, आपका ऑलरेडी टर्न भी हो रहा है, जो आपका जो टायर है इट इज रोटेटिंग एंड टर्निंग टुगेदर. तो जो मार्क बनता है ना टर्न वाला, दैट इज नोन एज योर मार्क्स. ठीक है, यहाँ पे देख लो व्हाट इज like few things related to your marks. Your marks occur when a vehicle is both rotating and turning at the same time. It refers to the rotating of a vehicle around its vertical axis. ये भी याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. These marks are typically observed in situations where a vehicle is turning or skidding. टर्न हो रही है या स्किड हो रही है. स्किडिंग में भी मतलब इट्स व्हेन इट्स टर्निंग एंड स्किडिंग एट द सेम टाइम. ठीक है, टर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोटेशन का बहुत बड़ा रोल है. एक्सेलरेशन मार्क्स क्या होते हैं? दीज आर द मार्क्स which is left which tires marks left when a vehicle accelerates rapidly. They are characterized by the tire tread patterns and rubber deposition on the road surface. तो जब बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, तो आप देखते हो कि फ्रिक्शन की वजह से जो टायर के एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सरफेस पे भी आ जाते हैं. दैट इज एक्सेलरेशन मार्क्स. स्किड मार्क्स क्या है? जब आप सडनली ब्रेक लगाते हो, जब टायर ऑलरेडी रोटेट हो रहा हो और सडनली रुक जाती है, तो इट क्रिएट्स टायर skid marks. And tread marks क्या होते हैं? Tread marks are generally referred to the pattern left by the tire tread on a surface. Tire marks can vary based on tire design and can be used to identify typical tire. So these are the simple marks जिसको हम tread marks बोलते हैं. Next question, question number 17. Forgery has been identified in the section 498, 263, 463, 420. बहुत easy है, स्ट्रेट क्वेश्चन है. 463 आईपीसी is related with forgery. So section 463 of IPC is indeed penal code. Forgery is defined under this section. According to this section, whoever makes any false document, part of a document with intents of damage or injury. अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आपको स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देगा एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस ए बी सी डी, उसमें बोल सकता है फॉल्स डॉक्यूमेंट, डैमेज और इंजरी, पब्लिक और एनी पर्सन, और टू सपोर्ट एनी क्लेम और टाइटल, और cause any person to part with property or entire enter into
any express or implied contract or with the intent to commit fraud, that fraud can be committed or commits forgery। तो जब अगर आप पूरा का पूरा गलत डॉक्यूमेंट बना लेते हो, या फिर कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिनको आप डैमेज के पर्पज से चेंज कर रहे हो, किसी को इंजरी क्रिएट करने के लिए चेंज कर रहे हो, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हो सकता है, पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो किसी क्लेम और टाइटल को सपोर्ट कर सकता है। अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से मैं किसी XYZ कंपनी की हेड हूँ, तो मैं मुझे फिर वो फॉर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि मैं रियलिटी में तो नहीं हूँ, राइट? सो आई कैन क्लेम फॉर समथिंग, आई कैन क्लेम फॉर एनी टाइटल। ठीक है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हो सकता है, या फ्रॉड करने से रिलेटेड हो सकता है। एवरीथिंग कम्स अंडर फॉर्जरी। फॉर्जरी की पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट ऑफ फॉर्जरी इज एक्सप्लेन्ड द सबसिक्वेंट सेक्शंस ऑफ IPC, particularly in 464। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो, याद रखना है। द सिवियरिटी ऑफ द पनिशमेंट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ फॉर्जरी, की किस सर्कमस्टांसेस में फॉर्जरी करी है आपने। Next question. Question number 18. Which of the following represents the x-axis and y-axis respectively of the mass spectrum of a compound? So ion balance, that is a mass to charge ratio, Z and M. ठीक है, wavelength and absorbance, MZ ratio with ion abundance, वेव नंबर एंड ट्रांसमिटेंस। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, वेव सॉरी आंसर नंबर 1। हाँ, आयन अबंडेंस इन मास टू चार्ज रेशियो। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में प्लीज गो थ्रू इट। मास टू चार्ज रेशियो क्या होता है ये भी आप पढ़ सकते हैं, बट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मास स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो मास टू चार्ज रेशियो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द thin ink free linear patterns presents within the inked stroke of the ball pen writings are also known as grouping, pen patching, splicing, burst striations। तो इसका करेक्ट आंसर है burst striations। burst striation से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, grouping से कई सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है what is burst striation, what is grouping, what is pen patching, splicing, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, burst striations क्या है? These are referred as thin ink-free linear patterns. They may be observed with the inked strokes of ball pen writings। फॉर्मेशन कैसे होता है? These striations are a result of ball point pen writing processes। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि आखिरकार ये burst striations कैसे आते हैं, कौन से पेन से आते हैं? तो आपको याद रखना है कि burst striations ball point pen writing process में generate होते हैं। Ball point pen typically have a small ball at the end of the pen tip that rolls over the writing surface। आपने ऑब्जर्व किया होगा, as the ball rolls it deposited ink to the paper, ये भी आपने देखा होगा। The burst striations occur when the ball picks up small particles or debris from the writing surfaces and it causes interruptions in the ink flow। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, let's say I'm writing my name दीक्षा, यहाँ पे मेरा बॉल क्या हो रहा है, जो बॉल पेन का बॉल है, इट हैव सम प्रॉब्लम, एंड देन फिर यहाँ से फिर से प्रॉब्लम आ गई, राइट? बट वी विल हैव द आउटलाइन। तो ये जो एरियाज हो गए ना जहाँ पे इंक प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं हुआ है बट वी हैव द आउटलाइंस, उसको हम बोलते हैं बर्स्ट स्ट्राइएशंस। अपीयरेंसेस आप देख सकते हो बर्स्ट स्ट्राइएशंस का कैसा होता है, एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, इन केस ऑफ GSM मोबाइल फोन्स, initial 8 digits of 15 digits IMEI number are known as device serial numbers, typical allocation code, check digit code, and service provider code। तो second answer is the correct option। These are these are type allocation codes। अब type allocation codes क्या है? These are the 8 digits of the 15 digit number। इसका significance क्या है ये देख लो कि क्यों ये होते हैं present। The TAC is crucial because it provides information about the device's origin and model। कैसे originate हुआ, what is the model? The first 8 digits are assigned by GSMA, that is Global System of Mobile Communication Association। इसका full form याद रखना, to identify the manufacturer and मॉडल ऑफ द मोबाइल डिवाइस। इसी वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 8 डिजिट के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब ध्यान रखो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ 15 डिजिट IMEI इज फॉलोज एज टिपिकल एलोकेशन कोड, जो फर्स्ट 8 डिजिट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं TAC, टिपिकल एलोकेशन कोड। फिर आता है सीरियल नंबर जो 9 to 14 डिजिट के होते हैं, एंड
चेक डिजिट, दैट इज द लास्ट डिजिट जो 15th होता है। सो टोटल 15 डिजिट्स आपके पास होते हैं, जिसमें से पहले 8 टाइप एलोकेशन कोड है, फिर जो 9 से लेके 14th तक होते हैं, मतलब नेक्स्ट जो नंबर्स हैं उसको हम कहते हैं SNR, सीरियल नंबर्स। फिर जो लास्ट का एक होता है उसको हम बोलते हैं CD, टेक डिजिट। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसका यूजेस क्या है, क्यों यूज कर रहे हैं? बिकॉज वी नीड टू regulate authorities, network operations, and other entities use the TAC to identify and manage mobile devices on their networks. The TAC helps to verify the legitimacy of a device and ensures that it complies with regulatory standards. तो ये आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल बताया हुआ है। इट इज जस्ट एन इमेजिनरी IMEI नंबर which looks something like this. First aid आपका TAC है, then we have other 9 to 14 is what I said, SNR, and then last is DC. Okay, so that's it everyone. Next question next video में करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30 तक। सो आई होप ये लेक्चर हेल्पफुल होगा। अगर ये लेक्चर हेल्पफुल हुआ है सो क्लिक द लाइक बटन। मैं लाइक्स के बेसिस पे ही अंडरस्टैंड कर पाऊंगी कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और इसी तरीके की वीडियोस मैं और लेके आ सकूँ आप सभी के लिए। Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves. And if interested, you can join our classes for UGC Net Forensic Science, Paper 2 and Paper 1. So link is in the description, everyone. Thank you so much for watching.